हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम लवर्स में। मैं हूं राजन महाजन और लेखपाल भर्ती 2022 की इस टारगेट सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें मैं आप सबके बीच डिस्कस कर रहा हूं टॉप 1000 एमसीक्यू जो कि आपके सामान्य ज्ञान से रिलेटेड है। उसमें आपके चाहे इंडियन पॉलिटी की बात करें, चाहे आपका इंडियन हिस्ट्री की बात करें, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, साथ ही साथ साइंस, स्टैटिक जीके और भी अदर जो भी सब्जेक्ट उसके रिलेटेड है, सभी के इसके एमसीक्यू एक साथ आपको मिलने वाले हैं। तो मिसलेनियस एमसीक्यू के साथ मैं रोज आपके साथ हाजिर होता हूं। आज उसी की कड़ी में हम लोग शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न के साथ। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो आप बताइएगा, जो हमारा संविधान सभा है उसकी पहली बैठक कब हुई थी, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। और दूसरी बैठक, देखिए प्रश्न क्या घुमाया है, इसमें पूछ लिया है आपसे दूसरी बैठक, यानी पहली तो सब लोग जानते हैं, दूसरी कब हुई? तो दूसरी का अपना राइट आंसर क्या होगा? 11 दिसंबर 1946। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 2। देखिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम लोग शॉर्टली समझेंगे, आंसर पर जाएंगे और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पर प्रयास नहीं करेंगे। स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी रह गई थी? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वतंत्रता से पहले जो संविधान सभा में सदस्यों की संख्या थी वो कितनी थी? 389। और जब देश विभाजित हुआ उसके बाद 90 जो सदस्य थे वो आपके पाकिस्तान में चले गए और 299 आपके बचते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 3। उससे पहले थोड़ा सा और समझ लें यहाँ पर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इसका। जो कैबिनेट मिशन आया, उस कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत आपका सर पैंथिक लॉरेंस जो उसके हेड थे, और क्रिप्स और साथ ही साथ अलेक्जेंडर, ये 3 सदस्य था। इसने प्रावधान किया कि 389 सदस्य आपकी क्या होगी? संविधान सभा होगी। और ये उस समय की थी जब देश आज़ाद नहीं हुआ था और साथ ही साथ पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। उसके बाद 389 में जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो 90 सदस्य वहाँ पर चले गए, जिसमें ओवरऑल हमारे 299 रह गए। उस 299 में आपकी कुल 15 महिलाएं थीं। अनुसूचित जाति के 26 और अनुसूचित जनजाति के 33 सदस्य इसमें आपके शामिल थे। ये है आपकी कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट प्रश्न उसी संविधान से है आपके। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक की बात करें तो आपकी जो अंतिम बैठक, यानी अब संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया है, संविधान सभा अब संविधान को पूरे देश में लागू करने के लिए तैयार है, और ये वो अंतिम डेट थी 24 जनवरी 1950। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। याद रखिएगा, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश पूर्ण रूप से गणतंत्र लागू होता है। 15 अगस्त 1947 को तो आज़ाद हो ही जाता है ना। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे साइंस का आपका प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? आप देखे हैं विटामिन जो आपके होते हैं मोस्टली आप, यानी वाटर और फैट, वाटर में सोलूबल और आपके फैट में। वो क्या बात है भाई, पेन भी बहुत तिरछा चल रहा है ना। चलिए वाटर, अब आपके वाटर में बी और सी आपके वाटर में रहते हैं, ए डी ई और के। चलिए पेन को चलने दीजिए, उसकी कोई दिक्कत नहीं है और वो तो चलता रहेगा। पेन का अपना काम है, हमारा काम है ना। यहाँ पर थोड़ा सा मिटा देते हैं, ए डी ई और के, ये आपका ये वाटर सोलूबल और ये फैट सोलूबल है। वाटर वाला आपका बी सी और फैट वाला ये डी ई के है। विटामिन ए आपका किस में आएगा? फैट सोलूबल। और यहाँ पर भंडारण जो होता है वो आपके कहाँ पर होता है? लीवर में। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका क्या होगा? राइट आंसर। यकृत में आपके लीवर में विटामिन ए का संचरण होता है। और विटामिन ए की बात करें तो इससे आपको आंखों संबंधी बीमारी होती है, जिसको हम लोग वैज्ञानिक रूप में विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 5। यहाँ पर लीवर देख लीजिए, उससे पहले ये आपका लीवर है और यहीं पर बहुत सारी चीज़ें आपकी रहती हैं। इसी लीवर में आपका क्या होता है? गाल ब्लैडर होती है। साथ ही साथ यहाँ पर हेपेटिक जूस लीवर है आपके, और लीवर के अंदर बहुत सारे और भी ऑर्गन्स दिखाई दे रहे हैं। आपका नीचे पेनक्रियाज है, आपका यहीं पर स्टोमच है, सभी इसका चित्र आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या? देखिए हम लोग विटामिन पढ़ें, बहुत ज़रूरी विटामिन के एमसीक्यू आते हैं और विटामिन का एक न एक प्रश्न पक्का। विटामिन ई आपका सबसे पहले तो आप समझेंगे कि ये फैट में सॉल्युबल है और इसका अब आप लोगों को वैज्ञानिक नाम बताना है। यानी विटामिन ई
ए का रेटिनॉल, बी का थाइमिन, सी का एस्कॉर्बिक एसिड, डी का आपका क्या होता है, बी का होता है आपका, डी का होता है टोकोफेरॉल, और ये ई का होता है आपका, देखिए ई। विटामिन डी का होता है कैल्सीफेरॉल और विटामिन ई का होता है टोकोफेरॉल। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। एक बार फिर से थोड़ा सा गड़बड़ा गया है तो मैटर समझिएगा। विटामिन ए का मतलब रेटिनॉल, बी का थाइमिन, सी का एस्कॉर्बिक, डी का कैल्सीफेरॉल और ई का टोकोफेरॉल होता है ना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलेंगे क्वेश्चन 6 पर। पोलियो का पहला प्रभावी टीका किसके द्वारा तैयार किया गया था? पोलियो एक ऐसी बीमारी होती है जो आपके ब्रेन सिस्टम यानी तंत्र को प्रभावित करती है और इसके द्वारा शरीर के अंदर अपंगता आ जाती है। आपके अंदर न्यूरो सिस्टम सही से काम नहीं करता है और इसका पहला प्रभावी टीका बनाने का काम किया जॉन ई सल्क। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा, है ना। याद रखिएगा, जॉन सल्क या जॉन ई सल्क इनका पूरा नाम है। इनके द्वारा पोलियो का पहला टीका बनाया गया था। पोलियो आपका जो होता है वो जीवाणु के माध्यम से होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट देंगे टिटनेस रोग किस अंग को प्रभावित करता है? टिटनेस आप बहुत ज़्यादा तो नहीं सुने होंगे, लेकिन टिटनेस ये आपका होता है न्यूरो सिस्टम से प्रभावित एक रोग, और इसके द्वारा आपका शरीर के अंदर एकाएक जो आपकी तंत्रिकाएं हैं वो सही से काम नहीं करती हैं। और ये टिटनेस जो रोग होता है वो आपको शरीर में बहुत सारे जैसे लोहे और अदर चीज़ें शरीर में टच हो जाने से बॉडी में चली जाती हैं और आगे जाके एक बीमारी बनाती हैं टिटनेस। इसका एक वैक्सीन भी लगता है टिटनेस का, है ना। ऑप्शन ए इसका क्या होगा? टिटनेस का किस अंग प्रभावित करता है? तंत्र यानी न्यूरो सिस्टम को। 8वां देखेंगे, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आप दालों का उत्पादन की बात करें, आपका पल्स जिसको दालें जो होती हैं आपकी वो आपकी होती हैं मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में दालों का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है और मध्य प्रदेश को ही सोया प्रदेश कहा जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 9वां प्रश्न, भारत में सीमांत किसानों में निम्नलिखित में से कितनी धारता वाले किसानों को सम्मिलित किया जाता है? मार्जिनल फार्मर यानी मार्जिनल जो फार्मर है, किसान है, उनको किस में शामिल किया जाता है? तो आप याद रखिएगा, जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है, यानी 1 हेक्टेयर तक 1 हेक्टेयर से कम वाले जमीन वाले किसानों को मार्जिनल फार्मर कहा जाता है। और उसके बाद आप लोग और देख सकते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, सीमांत, लघु और बृहद 3 प्रकार के मोस्टली किसान होते हैं। जिनके पास 1 हेक्टेयर से ज़्यादा और 2 हेक्टेयर से कम होती है उनको लघु बोला जाता है, और उसके बाद 2 हेक्टेयर से जब ऊपर की ज़मीन होती है उनको बृहद किसान बोला जाता है। वैसे तो मोस्टली 4 भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 है तो आप 3 के बारे में समझेंगे। नेक्स्ट देखें, उर्वरकों का उत्पादन किस क्रांति से संबंधित है? यहाँ पर डैश लिखा है, तो उर्वरक यानी आपके फर्टिलाइजर, और ये आप याद रखिएगा ग्रे क्रांति, धूसर क्रांति से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, है ना। उर्वरक जो भी होते हैं खाद्यान्न उत्पादन में उर्वरकों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। हरित क्रांति आने के बाद उर्वरकों का उत्पादन भी बढ़ा और उर्वरक के क्षेत्र में भारत आजकल काफ़ी ज़्यादा आत्मनिर्भर हो रहा है। और अभी तो भारत ने जल्दी में ही नैनो यूरिया का जो एक संयंत्र है गुजरात में, उसको भी शुरुआत की है। तो यूरिया और भी बहुत सारे पोटास, नाइट्रोजन और साथ ही साथ और भी अदर जो फर्टिलाइज़र यानी जो और भी सारे उर्वरक होते हैं वो क्या ग्रे क्रांति के अंतर्गत आपके आते हैं। 11 क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन भारत में साम्यवाद का अग्रदूत था? तो साम्यवाद यानी कम्युनिज, और कम्युनिज कई प्रकार का होता है भारत में। वैसे तो वैज्ञानिक समाजवाद का कुछ अंश पाया जाता है, और ये समाजवाद आपका लाने का काम भारत में यदि जो करते हैं व्यक्ति, उनका नाम है मानवेंद्र नाथ राय। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और साम्यवाद एक विचारधारा होती है, साम्यवाद, है ना, ऐसे जैसे पूंजीवादी विचारधारा, और साम्यवाद का ही एक विकसित रूप होता है समाजवाद, है ना। उसी से निकल कर रहा है। कार्ल मार्क्स इसके साम्यवाद के जनक माने जाते हैं मोस्टली वैज्ञानिक समाजवाद के। वैसे तो साम्यवादी व्यवस्था यानी हम जो वस्तुओं और सेवाएं हैं उस पर सभी लोगों का समान रूप से अधिकार रहे। 12वां प्रश्न, यहाँ पर देख लीजिए चित्र, माकपा और भाकपा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, ये भारत की 2 राष्ट्रीय पार्टियां हैं और ये साम्यवादी व्यवस्था से प्रभावित हैं। और एम एन रॉय इनका यहाँ पर आप
चित्र देख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो विनायक दामोदर सावरकर 1904 में इनके द्वारा अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्रांतिकारी संगठन में एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, विनायक दामोदर सावरकर चर्चा में रहते इसलिए उनसे एक न एक प्रश्न पूछा जाता रहा, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ये चित्र है विनायक दामोदर सावरकर, जिन्होंने 1857 की क्रांति को पहली बार एक राष्ट्रीय जो संग्राम, नेशनल जो फ्रीडम स्वतंत्रता का पहला संग्राम घोषित किया था। क्वेश्चन 13वां देखेंगे, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया? तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ जो आपका समाचार पत्र है डॉक्टर एनी बेसेंट द्वारा शुरू किया गया था, और ये होम रूल लीग इनके द्वारा 1916 में शुरू किया जाता है। याद रखिएगा होम रूल लीग है ना, गृह शासन जिसको हिंदी में बोल सकते हैं। होम रूल लीग और न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ इनकी दो महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं, जिनके माध्यम से उन्होंने भारत में जो आपका स्वतंत्रता संग्राम है, जो क्रांति है, उसको आगे बढ़ाने का काम किया। ये है एनी बेसेंट जी का चित्र जिसको आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 14वां, विच एमोंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन? भारतीय में जो इंग्लिश मैग्ना कार्टा है, यानी मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन यानी अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? तो याद रखिएगा मैकाले मिनट्स ऑफ इंडियन एजुकेशन 2 फरवरी 1835 को आता है। इसकी डेट आप याद रखिएगा 1835 है ना, 1835 2 फरवरी को आता है मैकाले मिनट। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में इनको विधि का सलाहकार घोषित किया गया, और उसके बाद इन्होंने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को लागू करने के लिए एक मैग्ना कार्टा बनाया जिसको मैकाले मिनट के नाम से जानते हैं। वुड डिस्पैच जो 1854 में आता है, हर्टोग कमेटी 1929 में आती है, और मैकाले तो आपका मैंने बता ही दिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर चित्र देख लीजिए मैकाले का। ये मैकाले हैं, इनके द्वारा 1835 में लाया गया था। फिल्ट्रेशन थ्योरी याद रखिएगा, इन्हीं से रिलेटेड प्रश्न है। फिल्ट्रेशन थ्योरी, मैकाले सिस्टम, मैकाले मिनट या फिर मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, एक ही क्वेश्चन है और उसका राइट आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या है? लॉर्ड मैकाले। किस एजेंसी के द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है? तो याद रखिएगा भारत की राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम का अनुमान लगाने की जो काम करने वाली एक एजेंसी है उसका नाम है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, CSO है ना। ऑप्शन डी इसका क्या होगा? राइट आंसर। राष्ट्रीय आय यानी राष्ट्र के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का एक अनुमान लगाया जाता है। इसके द्वारा पता किया जाता है कि हमारी राष्ट्रीय आय इस वर्ष कितनी है और आगे आने वाले समय में कितनी रहने वाली है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 16वां, 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेतु अपनाए गए संकल्प में 15 वर्षों के लिए कुल कितने लक्ष्यों को प्राप्त करने का निर्धारण किया गया? तो याद रखिएगा 17 लक्ष्य। इसको COP21 और इसके 2000 यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 2030 है ना, 2030 तक इसको क्या करना है? पूरा करना है। ये टारगेट है। 2015 में इसको बनाने का शुरुआत हुई थी, 15 वर्षों में ये टारगेट रखे गए हैं। 17 सतत विकास लक्ष्य आपके रखे गए हैं और इनको आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये 17 आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिसके माध्यम से पॉवर्टी, इक्वलिटी, एजुकेशन और भी इन्वायरमेंट, वाटर, लाइफ, लैंड, दुनिया की जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो जीवन से और साथ ही साथ इस पृथ्वी को बचाने के लिए, वो सभी इस गोल में शामिल किए गए हैं। 17 महत्वपूर्ण गोल हैं, याद रखिएगा, और 169 उसी से रिलेटेड सब गोल हैं उसके, है ना। नेक्स्ट देखते हैं वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर CEO, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर CEA है ना। तो ऑप्शन आपका होगा अनंत नागेश्वरम, ऑप्शन ए। अनंत नागेश्वरम को अभी हाल ही में यानी जब आपका आर्थिक सर्वेक्षण आता है उससे जस्ट 2-3 दिन पहले इनको भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया गया था और अनंत नागेश्वरम इनका नाम है। इससे पहले अरविंद सुब्रमण्यम थे। ऑप्शन आप देख सकते हैं। उसके बाद इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये मोदी के जो PM मोदी हैं उनके इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के पार्ट टाइम मेंबर भी रह चुके हैं और 1985 में IIM हैदराबाद से MBA किया। यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स से फाइनेंस में डॉक्टरेट है और भारत के वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 18वां, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी हटी परियोजना का
निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया था? तो आप दामोदर वैली कॉर्पोरेशन यानी DVC, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। दामोदर नदी पर सबसे पहले बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण शुरू किया गया था। दामोदर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे पेरियार जल विद्युत परियोजना। पेरियार कहीं भी शब्द आ जाए तो आप आंख बंद कर लीजिए और सीधे सीधे केरल में लगा दीजिए, है ना। पेरियार नदी, पेरियार राष्ट्रीय पार्क, पेरियार जल विद्युत परियोजना आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर चित्र आपका केरल, तमिलनाडु, यहाँ पर ये बना है। केरल कहाँ पर? इडुक्की, पेरियार, इडुक्की नदी है वहीं पर। पेरियार आपका जल विद्युत परियोजना है। पेरियार नदी भी है आपकी, मुल्ला पेरियार भी है, पेरियार टाइगर रिजर्व भी इसी के पास में है। यानी पेरियार नाम से कई सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेंगी। इडुक्की और पेरियार यदि कहीं आ जाए तो सीधा आंसर आप केरल पर करिएगा। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो आप याद रखिएगा जोग गरसोप्पा या शरावती नदी पर है, और साथ ही साथ महात्मा गांधी वाटरफॉल यानी जलप्रपात भी इसको कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका क्या होगा? राइट आंसर। जोग गरसोप्पा ये शरावती नदी पर है और महात्मा गांधी जलप्रपात भी इसका अगला नाम है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। धुआंधार जलप्रपात, क्या बात है, बहुत बढ़िया। धुआंधार, है ना, कहते हैं ना धुआंधार रिवीजन, ऐसे ही हम लोग धुआंधार रिवीजन के साथ पढ़ेंगे धुआंधार वाटरफॉल। और धुआंधार जलप्रपात आपका कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर, याद रखिएगा। भेड़ाघाट जबलपुर में आपका धुआंधार जलप्रपात बहता है, यानी वहाँ पर ये स्थित है। ऑप्शन ए इसका क्या होगा? राइट आंसर। यहाँ पर चित्र देख सकते हैं आप, ये है धुआंधार, देखिए धुआं दे रहा है ना, इसलिए इसको बोला जाता है धुआंधार जल प्रपात। नेक्स्ट देखते हैं खनिज दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? आप खनिज दृष्टि की बात करें तो छोटा नागपुर का पठार खनिज दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा खनिज संपदा यानी पाई जाती है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। ये चित्र आप देख सकते हैं, मालवा का पठार, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार जो आपका ये एरिया है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में आपके क्या खनिज संसाधन उपलब्ध हैं। ऑप्शन आपका क्या था? डी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 23 प्रश्न। भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो लोहा उत्पादन में सबसे पहले जो अपना राज्य आता है वो है उड़ीसा। ऑप्शन ए इसका क्या होगा? राइट आंसर। लोहा आप जानते हैं लोहा क्या है? एक धातु है और ये बहुत सारी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जैसे मकान यानी घर के निर्माण में, सड़कों के निर्माण में, उन सबके में होता है। भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में लोहा का उत्पादन होता है और उसमें अग्रणी राज्य है आपका उड़ीसा। नेक्स्ट देखेंगे 24 प्रश्न न्यूमिस्मेटिक्स। ये प्रश्न आपका बहुत तगड़ा है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। सिक्कों और धातुओं का अध्ययन, याद रखिएगा। न्यूमिस्मेटिक्स एक ऐसी विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत पुराने सिक्कों और धातुओं का अध्ययन किया जाता है। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, और ये देखिए पुराने सिक्के हैं और इन्हीं के बारे में पढ़कर इन्हीं की फिर क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है, इनको स्टोर करके रखा जाता है और इनके बारे में आने वाले समय फिर हम लोग संग्रहालय में देखते हैं और वहीं पर इनका अध्ययन किया जाता है और ये विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा होती है न्यूमिस्मेटिक्स। जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ है, ये प्रश्न आपका इनडायरेक्ट प्रश्न है, कभी कभी पूछ देता है। गीत गोविंद किसके द्वारा लिखा गया? तो जयदेव द्वारा। और जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ का क्या नाम है? गीत गोविंद। बी इसका क्या होगा? राइट आंसर। याद रखिएगा ये आपका जो आपके गीत गोविंद मध्यकालीन इतिहास में जब आप पढ़ेंगे तो ये गीत गोविंद जयदेव एक कवि है उनके द्वारा लिखा गया था। चलिए अब आज के इस प्रश्नों की श्रृंखला में इतना ही। 25 प्रश्न हम लोगों ने पढ़ लिए। ये 1000 MCQ की श्रृंखला है, डे बाय डे आपके प्रश्न आते रहते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक आप लोग जुड़े रहिए एग्जाम लवर्स के साथ और अपना फीडबैक जरूर दीजिए कैसा रहा ये आपका सेशन। 1000 MCQ की जो श्रृंखला है डे बाय डे आगे बढ़ती जा रही है। और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लेखपाल भर्ती के साथ साथ आपका UP PCS और भी जो भी एग्ज़ाम है उन सभी के लिए हेल्पफुल होने वाली सीरीज है आपकी, ज़रूर ज्वाइन करें। और अपने जो रिवीजन को और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कम से कम समय में कैसे पढ़ें, इसके लिए हम लोग डे बाय डे आपके लिए क्लास लेकर आते हैं। चलिए मिलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।